बचपन से जो रहा आयुर्वेदा के साथ, वैदिक शास्त्र के ज्ञान को जिसने मिलाया टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस के बीच का अंतर, कुछ किस्से, कुछ बातें और कुछ अनसुनी कहानियां। फल या मीठा खाई के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। आप ये सोच रहे होंगे एमजे आज कौन से दोहे पढ़ रहा है। ये असर मेरी उस होने वाली मुलाकात का है जिसके लिए मिलने आया हूँ मैं जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेदा के सीईओ से मिलने के लिए। आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ गेम चेंजर्स में इस हफ्ते में मधुसूदन चौहान से, जिनसे हम मिलने आए हैं जीवा ग्राम में। हाय मधु। नमस्कार, कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल आपका गुड। जीवा ग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मधु कि ये जीवा नाम पड़ा कैसे? मेरा तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी हर किसी के दिमाग में है कि जीवा आया कैसे शब्द। जी जी जी। तो जीवा संस्कृत में मतलब है लिविंग एंटिटी, जीव। तो उससे जीवा की उत्पत्ति हुई। और चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके एक शिष्य रहे, बहुत ही मेधावी शिष्य, जिनका नाम था जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी, ओके। तो उन्होंने वेद और वेदांगों का जितना भी एसेंस है, जो उसका सार है, उसको 6 संदर्भों में लिखा, जिसको षड संदर्भ कहते हैं। जीव गोस्वामी के नाम पर जीवा पड़ा। पर इसका क्योंकि अर्थ जीव है और जीवा का उद्देश्य है कैसे जीवों का कल्याण हो, जीवों को स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, सुख मिले, इससे जीवा का नाम पड़ा। वाह। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत आयुर्वेदा से हुई कैसे? क्या बचपन में पहले से माहौल था कि ये बाय फोर्स हुआ? क्या आपकी शुरुआत जीवा में कैसे हुई? आयुर्वेदा में आपका जुड़ाव कैसे आया? जी जी। ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, तो हमारा जो पूरा परिवार है, पूरे परिवार का जो उद्देश्य है, मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर सत्यनारायण दास जी, वो एमटेक थे आईआईटी दिल्ली से 78 में। तो हम जैसा आईआईटी से आपने पढ़ाई करा, आपने एमटेक करा, उस समय में तो अमेरिका में जॉब मिला तो वो गए अमेरिका, वहाँ पर पढ़े। हम आते हैं एक छोटे किसान परिवार से, हरियाणा में ही पल्ला करके एक गांव है फरीदाबाद में। फार्मर फैमिली से? जी जी। मेरे दादाजी खेती बाड़ी करते थे, हम लोग भी गांव में रहते थे। तो वो जब विदेश गए, अमेरिका गए, तो एक परिवार में उत्साह था, उल्लास था। लेकिन वहाँ पर रहने के बाद उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर तो सब कुछ है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े रोड हैं, अच्छे एयर कंडीशनड ऑफिस में लोग रहते हैं, 5 दिन अच्छा कमाते हैं और 2 दिन अच्छे संसाधन है उसको एंजॉय करने के। लेकिन ऐसा सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि नहीं थी। देयर वॉज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे थे और ओबेसिटी बढ़ रहा था, जो भारत जिस दौर से आज गुजर रहा है। Which year it was? ये 78 से 80 के बीच की बात है। जी जी जी। तो भारत जिस दौर से आज गुजर रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के भाग दौड़ में हम जीवन के कुछ मूल्यों को तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं? जैसे वो और अध्ययन में गए तो उनको लगा कि जीवन का जो उद्देश्य है वो इससे बड़ा है। उन्होंने संन्यास लिया, वो वापस भारत आ गए। मेरे पिताजी, वो और डॉक्टर प्रताप चौहान, मेरे जो दूसरे चाचा जी हैं, ये गांव के मंदिर में बैठे हुए थे। तो ऐसा एक आभास हुआ, ऐसा एक मन में संकल्प आया कि ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करें जो भारतीय ज्ञान, संस्कृति, कला, विज्ञान को बढ़ाते हुए, का संरक्षण करते हुए और इसको मॉडर्न तरीके से पेश करे, ऐसी एक संस्था बनाई जाए। इसके बाद पूरे परिवार का जो रुख था, एक तौर से कहें तो वो बदल गया। अगर मैं गूगल को और जीवा को एक साथ जोड़ूं, क्योंकि दोनों की शुरुआत गैराज से हुई है, ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जीवा की शुरुआत आपने बताया गैराज से हुई है, गैराज से और अभी तक का सफर आप कैसे नापते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस चीज़ की कमी आज भी है जिस पे जीवा काम कर रहा है? आपका क्या कहना है इस पे? ये तो अब आप पीछे मुड़कर देखें तो ये सफ़र लगता है गैराज से यहाँ तक का, लेकिन जब उधर थे तो ऐसा आभास नहीं था। तब भी एक जुनून ऐसा था कि कुछ ऐसा कार्य करना है जो समाज को एक नया आयाम प्रदान कर पाए, जो एक समाज में आयुर्वेद के, खासकर चिकित्सा के सिद्धांत को एस्टैब्लिश कर पाए। अभी भी मेरे को ये ज़रूर लगता है, हालांकि पिछले 25-30 वर्षों में भारत ने भी, आयुर्वेद ने भी एक लंबा सफ़र तय करा है। खासकर के पिछले 7-8 साल में, जब से मोदी जी ने आयुष का मंत्रालय अलग से बनाया है, तो आयुर्वेद का एक अडॉप्शन बढ़ा है। कोविड के बाद खासकर आप जान रहे हैं, सभी लोग को ये एक समझ में आ रहा है कि बिना लाइफस्टाइल बदले, बिना जीवन शैली बदले, बिना खान पान बदले आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं।
तो अभी भी लेकिन जो कार्य बाकी है वो ये है कि आयुर्वेद को आप सिर्फ ऐसे ना देखें कि ये तो कोई नुस्खा है। आयुर्वेद इस तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जो ना सिर्फ आपको बीमारी के लिए, चिकित्सा के लिए प्रयोग में आता है, बल्कि अपने आप में एक पूरी साइंटिफिक जीवन शैली है। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम कहते हैं गेम चेंजर्स विद एमजे, तो आपका जो गेम चेंजिंग मूवमेंट था आपकी लाइफ का, वो क्या रहा? चाहे पर्सनल लाइफ से आप बता सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ से बता, क्या आपका गेम चेंजिंग मूवमेंट रहा है अभी तक का? एक वाकया जो मेरे को बहुत जहन में आता है वो ये आता है कि 2009 में मैं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में गया हुआ था, बेंगलोर में, शायद बेंगलोर में ही था। तो इससे पहले काफ़ी काम, जैसे आपने बताया, हमने जब हम स्कूल में थे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे। विदेशी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेना जिस पर हम काम करते थे। मैंने मूवीज़ बनाए जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवीज़ थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स का हमारे जीवा में बहुत शुरू में ही आगमन हो गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अर्ली एज में मैं भागीदारी रही। उस समय ये समझ में नहीं आता था कि इनका कनेक्शन क्या होने वाला है या कैसे ये आपस में तार जुड़ने वाले हैं। आयुर्वेद का तो बिल्कुल है ही, क्योंकि डॉक्टर चौहान जब प्रैक्टिस करते थे तो कभी हम पुड़िया बांध रहे होते थे उनके साथ। वो जब अपने गुरुजी वैद्य नानक चंद शर्मा जी के यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते थे तो हर संडे को उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के हम जाते थे, सुनते थे। तब समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन शायद एक संस्कार वहाँ से ज़रूर पड़ा। 2009 में जब ऑलरेडी मैं फुल टाइम जीवा ज्वाइन कर चुका था और काफ़ी रिसर्च मैंने किया कि पेशेंट क्या चाह रहा है, डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, जीवा के अंदर का डॉक्टर, जीवा के बाहर का डॉक्टर, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, एक कंपनी में बैठा हुआ डॉक्टर, ये सब कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज़ जो मेरे को समझ में आया वो ये कि लोग आयुर्वेद चाहते हैं, उनको एक विश्वसनीय नाम नहीं मिलता कई बारी आयुर्वेद में। दूसरी बात, हर आदमी ये बोलता है आयुर्वेद अच्छा तो है, लेकिन इसका डेटा कहाँ पर है? इसमें क्या स्टडीज है? ये क्या साइंस है? या फिर ये तो जड़ी बूटियां हैं, हमारे मसालदानी में भी मिलती हैं, तो क्या वो भी आयुर्वेद है? हल्दी का दूध पीना भी आयुर्वेद है? और एक कैंसर का पेशेंट जो बिल्कुल अंतिम चरण पर है, उसका अगर इलाज हो जाए वो भी आयुर्वेद है। तो एक ये कंफ्यूजन सा है कि आयुर्वेद है क्या? आई कंप्लीटली एग्री। तो तब मेरे को, जब मैं वहाँ पर भी गया और मैंने बहुत विस्तृत में अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं बात करा, ये आया तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जब तक हम आयुर्वेद को और आयुर्वेद के सिद्धांत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डेटा ड्रिवन, प्रोटोकॉल ड्रिवन और साइंटिफिक दृष्टि से नहीं खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसको बाहर लेकर जाएंगे, तब तक शायद आयुर्वेद एक सीमित दायरे में, जो उसके विश्वास रखने वाले हैं, जो शायद भारत के कलाओं में, भारत की संस्कृति में, भारत के ज्ञान में विश्वास रखते हैं, वो तो आयुर्वेद को ले पाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे विश्व में आयुर्वेद को एक चॉइस ऑफ मेडिसिन एंड चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल बनाना है तो उसके लिए वो काम करना पड़ेगा। वहाँ से ये पूरी जर्नी चालू हुई, जहाँ से हमने सबसे पहले आयुर्वेद में एक डॉक्यूमेंटेशन, केस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया। आज हम उसको धन्वंतरी बोलते हैं। जैसा कि मैं अभी जीवाग्राम में आया हूँ, ये जीवा आयुर्वेदा का एक एक्सटेंशन है और मेरे को जो अनुभूति हुई है यहाँ आके काफ़ी अद्भुत है। मैं चाहूँगा आपके साथ एक वॉक जरूर लें हम जीवाग्राम की बात करते करते। जरूर। आपकी जो फाउंडेशन एंटरप्रेन्योरशिप की तब से पड़ चुकी थी, जो आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि सबको कुछ न कुछ करके कुछ पैसे कमा के लाने हैं, तो आपने सबसे स्मार्ट आइडिया अपनाया जिसमें आपने 5 से 10 नर्सरी के पौधे लिए जो 10 रुपये में आए और जाके आपने 100 रुपये में घर घर में जाके बेच दिया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। तो ये क्या फाउंडेशन तभी से आ गई थी आपके दिल में कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जानी है आगे भी? तो फाउंडेशन तो पहले से ही थी। जैसा मैंने आपको बताया, पूरा ध्येय सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पर नहीं था, ध्येय था जीवा के पीछे कि जो करना है वो जीवा को बढ़ाना है, जो ये जीवा का विजन है इसको आगे लेकर जाना है। तो उसमें ऐसा था कि प्रोफेसर ने मैंडेट दिया था कि किसका ROI सबसे ज़्यादा रह सकता है।
तो हमने कहा कि भाई ऐसा काम तो करें जिससे जो काम करा उससे हमारा तो भला हो ही हो, लेकिन जो सामने वाला जिसको हम दे रहे हैं उसका भी भला हो और ओवरऑल अच्छा काम हो। इनफैक्ट ये आइडिया कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा रुचि बायोलॉजी में, मैं वन ऑफ द टॉप 10 स्टूडेंट्स था आईसीएसई बोर्ड में। तो सभी टीचर्स ने बोला यार आप तो मेडिकल लो, आप मेडिकल लो, लेकिन मेरा थोड़ा रुचि इकोनॉमिक्स की तरफ था। तो जब मैंने इकोनॉमिक्स लिया, कॉमर्स लिया, तो काफ़ी लोग आश्चर्य हुए कि यार आप बायोलॉजी में इतना टॉप करने के बाद फिर कॉमर्स क्यों ले रहे हो, बिकॉज कॉमर्स ऐसे माना जाता था कि ये तो थोड़ा लोअर साइंस है। तो जब ये वाला प्रोजेक्ट आया तो हमने कहा कि नहीं, हम ना ऐसा काम करेंगे जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो उसके लिए हमने चुना कि हम पौधे लगाएंगे, जिसमें 950% का प्रॉफिट किया। तो 950% का प्रॉफिट हमने किया। हम नर्सरी में गए, वहाँ से हमने सैपलिंग्स खरीदे, उसको अच्छे से पैकेज किया और हम घर घर जाकर हमने उसको बेचा। जब 2007 में जब आप आए और अब तक की जो जर्नी में देखता हूँ, जीवा के लगभग 80 से ज़्यादा सेंटर्स हैं 17 राज्यों में, लगभग आप 1.5 करोड़ पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब क्या है आगे? आपने जो अचीव कर लिया वो कर लिया, आप AI ML का यूज़ भी कर रहे हैं। अब आप जीवा को क्या किस तरीके से ले जाना चाहते हैं? आपकी जर्नी आप अगर समराइज़ कर सकें तो अभी तो नींव डली है, मेरा ऐसा मानना है। आयुर्वेद अपने आप में एक इस कगार पर आया है कि आज लोग आयुर्वेद को सिर्फ एज अ आखिरी पड़ाव नहीं देखते हैं कि जब सब जगह चले गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया तो सोचा कि चलो आयुर्वेद भी अपना लेते हैं, या फिर जब कुछ नहीं हो रहा होता तो किसी ने बोला वो वैद्य जी वहाँ बैठते हैं, उनके यहाँ पर कुछ जादुई चमत्कारी इलाज है, आप वहाँ जाकर ट्राई करो। आयुर्वेद धीरे धीरे उस छवि से बाहर निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से जीवा ने जो कार्य करा है पिछले 25-30 सालों में, ये मैं नींव के तौर पर देखता हूँ। तो अमृत काल का अमृत कलश आयुर्वेद है, क्योंकि ये ना सिर्फ आर्थिक संपन्नता ला सकता है भारत के लिए, ये पूरे विश्व के लिए एक, जिसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, सिर्फ वेल्थ नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो आपके स्वास्थ्य की हो, चाहे वो आपकी संतुष्टि की हो, चाहे वो एक समाज में समानता और पीसफुलनेस मेंटेन करने की हो, वो आयुर्वेद से आ सकता है। तो अगला विचार जो है वो ये है कि अब क्योंकि आयुर्वेद का एक नींव डल चुका है, हाउ डू वी मेक इट ग्लोबल, हाउ डू वी मेक इट कि जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है, तो हम आयुर्वेद को एक साइंटिफिक दृष्टि से पेश कर पाएँ, ना ही सिर्फ एक कल्चरल दृष्टि से या एक बिलीफ बेस्ड दृष्टि से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आयुर्वेदा नोइंग इट्स नॉट समथिंग दैट इनफ, तो उसके पीछे के सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे कड़ी नहीं खाने, आपको फल और मीठा खा के पानी नहीं पीना, इसके पीछे की थॉट क्या, आप अगर प्लीज हमारे दर्शकों को उसको सिंप्लीफाई करके बता सके तो विल बी रियली ग्रेट। नहीं, ज़रूर। तो आयुर्वेद सबसे पुराना साइंस है, लेकिन सबसे एडवांस्ड भी है। आप ये देखिए, आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत अगर हम देखें तो एक चीज़ कि हर व्यक्ति विशेष है, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। जो डाइट मेरे लिए चलेगा वो शायद आपके लिए ना चले। प्रकृति कहते हैं इसे, प्रकृति कहते हैं इसको, और हर व्यक्ति अपने प्रकृति के साथ पैदा होता है। जैसे हम आज, और ये मेरा अपील रहेगा आयुष मंत्रालय को भी और सबको, जीवा इसमें काम कर रहा है, हम जो स्कूल चलाते हैं, 2000 बच्चे हमारे स्कूल में हैं, हर बच्चे को पता है उसका प्रकृति क्या है, उसको क्या खाना चाहिए, उसको कैसी जीवन शैली जीनी चाहिए। तो अगर हम आज अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं और हम ये जानते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है और मेरा बीपी कितना है, हम आज हर व्यक्ति का क्यों नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति का ये प्रकृति है। कड़ी खाने वाली क्या बात है सावन की, वो थोड़ा बताइए आप कि सावन में कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? तो आयुर्वेद में विरुद्धाहार बोलते हैं इसको। हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में बहुत विरुद्धाहार करते हैं, जिसमें आप अगर दो ऐसे पदार्थ जो ऑपोजिट हैं, जैसे दूध और नमक, ये विरुद्ध हैं एक दूसरे के, इनको साथ में सेवन करेंगे, दूध और नमक, दूध और नमक। क्योंकि आप जब चाय पीते हैं, नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हाउसेज में बिल्कुल आपके साथ इतना बड़ा नमकीन का पैकेट होता है और आप चाय के साथ वो खा जाते हैं, तो वो विरुद्ध है। बिल्कुल विरुद्ध। अब ये कहना चाहेंगे जो दर्शक जो देख रहे हैं, अमूमन जो लोग कर रहे हैं घर में, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल विरुद्ध है। ओके, वो विरुद्ध है क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में विष बनाते हैं, जैसा आपने बोला।
विष बनाते हैं मतलब ये अंदर आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कॉज करेंगे, आपके डाइजेशन को खराब करेंगे। ये जो दो समस्याएं हैं ये बड़ी कॉमन हो चुकी है। एक तो डाइजेशन इश्यूज है और कहीं ना कहीं से आपको मोटापा घेरा हुआ है, खासकर मेट्रोस में। तो इसके पीछे का क्या आयुर्वेदा सिद्धांत है कि जिसको फॉलो किया जाए? अगर आप हमारे उन दर्शकों के लिए बता पाएं जो युवा हैं, जो मिड 30-35 में हैं, ये स्ट्रगल है बहुत बड़ा, तो इस स्ट्रगल के पीछे आयुर्वेदा किस तरीके से हेल्प कर सकता है? आई थिंक सिंपल चीज़ें ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना हमने हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बहुत सारी ट्रैकिंग हम कर लेते हैं, स्टेप कितने के लिए, हमारा कैलोरी बर्न कितना हो रहा है, ये खाने में कितने कैलोरी आया, मैंने कितना प्रोटीन खा लिया। थोड़ा सा ये सब को ज़रूरी है, लेकिन आप ताज़ा खाइए, सीजनल खाइए, जितना कम हो सके उतना कम प्रोसेस्ड खाइए। आजकल प्रोसेस्ड का मतलब क्या हो गया ना कि हमारे आसपास ब्रेड प्रोसेस्ड है, ब्रेड प्रोसेस्ड है, ये सबसे बड़ा चिप्स प्रोसेस्ड है, ब्रेड तो हम डेली खा रहे हैं आज के डेट में, ब्रेड। बिल्कुल। तो जैसा आप ये समझिए, जो खेत से आकर आप किचन में बना रहे हो, ये ताज़ा खाना है, जो खेत से आ गया आप इसमें प्राण है। जो पैक हो गया, जो इंडस्ट्रियल, अगर खाना आपका खेत में बन रहा है, खेत से आकर किचन में बन रहा है, तो ये आपका खाना नेचुरल है। अगर आपका खाना फैक्ट्री में बन रहा है और फैक्ट्री से आ रहा है, तो ये अननेचुरल है। तो हम थोड़ा सा जितना अपने प्राकृतिक से बाहर जाते रहेंगे, किसी ना किसी तौर पे हमारे को वो बीमारी और समस्या कैप्चर करती रहेंगी। आप जाइए सिंपल सिद्धांतों पर, ताज़ा खाइए, सिंपल खाइए, प्रोसेस्ड मत लीजिए। तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप अपने एफएमसीजी सेगमेंट के बारे में बताइए, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल। नहीं, तो एक्चुअली क्या है कि हम एफएमसीजी में है ही नहीं। हम चिकित्सा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट पेशेंट के साथ, डायरेक्ट पेशेंट के लिए। तो जो ये प्रोडक्ट बनकर आए, ये सब उसी रिसर्च और उसी एक्सपीरियंस से निकले। पर आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं डाबर से या पतंजलि से? नहीं, बिल्कुल, वो तो आप देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये एफएमसीजी दृष्टि से नहीं बना, ये इस दृष्टि से बना है कि अगर एक जॉइंट पेन का पेशेंट है तो इसको रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए। तो उस जर्नी में ये प्रोडक्ट बना। क्योंकि प्रोडक्ट बनना था, उस दृष्टि से ये प्रोडक्ट नहीं बना। तो हमारा जो सारा का सारा फोकस है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट विद द पेशेंट। जैसे आप हैं, वैसे ही हज़ारों लाखों पेशेंट्स हमारे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम 1-on-1 रोज़ बातचीत करते हैं। उनको कितना आराम आ रहा है, उनको आराम नहीं आ रहा है तो किस लिए नहीं आ रहा है, उनका डाइट में परिवर्तन करवाना, उनके जीवन शैली में परिवर्तन कराना। तो हमारा जो जीवा का एक 5 मेन वैल्यूज़ हैं, उसमें से एक है सक्षम। कि हेल्थ केयर अमूमन क्या करता है, वो पेशेंट को एक तरीके से बैसाखियों पे डाल देता है कि आपको शुगर हुआ, ये गोली है, जिंदगी भर खा लो, बीपी हुआ, ये गोली है, जीवन भर खा लो। पर मधु, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, 2011-12 में ये खबरें उड़ी थी कि डाबर ने और ल्यूपिन ने आपको कहीं एक्वायर करने की या साथ में काम करने का एक पेशकश की थी। तो क्या वो बात जमी नहीं, या वैल्यूएशन का इशू था, क्या था कि क्यों पार्टनरशिप नहीं हो पाई वो? नहीं, मैं किसी का कंपनी का ऐसे स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे को आए, बहुत लोग आए, इन्वेस्टर्स भी आए, इन्वेस्टमेंट में काम करने वाले लोग भी आए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक स्केल्ड कंपनी बनाना नहीं है। सिर्फ हम ये आयुर्वेद का जो खास करके चिकित्सा वाला क्षेत्र है, इसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उस पर फोकस हम रखना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपके प्रोडक्ट, जो आपने क्रांतिकारी जो प्रोडक्ट बनाए हैं, वो लोगों तक पहुँचे। ये सिर्फ ऑनलाइन से संभव नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर आपको ऑफलाइन जाना है, स्टोर्स तक पहुँचना है, तो ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन इन्वेस्टमेंट कैन कम प्रॉब्ली व्हेन यू गेट सम फंडिंग फ्रॉम VCs और यू गेट सम अदर कंपनी टू कम इन, बिकॉज ये तो नेचुरल एक्सटेंशन है। तो क्या आप उसके एवर्स्ड हैं कि यू डोंट वांट टू टेक एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यू वांट टू रन इट द वे यू आर रनिंग इट राइट नाउ? उसके पीछे क्या थॉट? नहीं, बिल्कुल एवर्स नहीं है। तो देखिए, जो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर, जहाँ पर हम, और अगेन मैं एफएमसीजी पे बात कर रहा हूँ कि अधिकतर आयुर्वेद में जो प्रयोग हो रहे हैं, जो इनोवेशंस आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो प्योर प्रोडक्ट प्ले साइड पर है।
जीवा इज सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हमारा जो दिल है, हमारा जो सोल है, हमारा जो विजन है, वो आयुर्वेद के चिकित्सा को एस्टेब्लिश करना है। और बिल्कुल कोई अवर्स नहीं है। इफ देर आर पीपल हु वांट टू जॉइन हैंड्स, कोलैबोरेट, वी वर्क विद मेनी पार्टनर्स। हमारे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनका सिमिलर विजन है, जो इस मूल धारा में विश्वास रखते हैं। भारत सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लास्ट वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी आयुर्वेदा का, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और वो पुश भी कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है नॉर्मल ट्रीटमेंट और ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद वापस आयुर्वेदा की तरफ आ रही है, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, वेलनेस है, आपको पूरा ओवरऑल वेलनेस की बात करती है। तो जो भारत सरकार के प्रयासों के लेके आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आयुष को लेकर और खास करके आयुर्वेद को लेकर, मेरे ख्याल से जब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस जाता है, इस तरह का फोकस और इस तरह का सरकार की तरफ से जो एक कमिटमेंट है, वो मैंने अलग ही लेवल पर मैं अभी उसको देख रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ ये बात बोलकर कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, और ना सिर्फ सपना है, वो दिन रात उस सपने को साकार करने के लिए बहुत कारगर हैं। जीवा उसी सपने के कदमों पर चला है। हमने विश्व का पहला आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन तब एस्टैब्लिश किया जब स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। भारत में जीवा ने आयुर्वेद के अंदर टेलीमेडिसिन दूर दराज गांवों तक, ऐसे गांव जहां पर आप डॉक्टर तो छोड़िए, कोई झोला छाप तक नहीं बैठता था, जहाँ पर दवाई लेने अगर मरीज को जाना हो तो शायद 40-50 किलोमीटर दूर वो जाएगा। ऐसे ऐसे गांवों में उनके घरों में बैठे हुए, उनके घरों की सहूलियत में वही डॉक्टर जो अमेरिका और यूके और जापान के पेशेंट्स को कंसल्टेशन कर रहा है, वही डॉक्टर इस गांव के पेशेंट को कंसल्ट कर रहा होता है। वो दवाई जो WHO GMP के स्टैंडर्ड से बनी है, वो दवाई इसके घर पे पहुंच रही होती है बिना इस व्यक्ति के अपने घर से कदम बाहर रखे। तो ये जो टेलीडॉक प्रोजेक्ट जीवा का था, इसको जनीवा में वर्ल्ड समिट अवार्ड UN की तरफ से नवाजा गया 2004 में। आपकी फैमिली में जिस तरीके से लोगों को मैंने देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव आपके साथ 15 से 20 साल पुराना है। जैसे आपकी वाइफ जीवाग्राम संभाल रही हैं अभी, ठीक है, आपकी माता जी स्कूल में इन्वॉल्व है, ये आप कैसे समन्वय बैठा पा रहे हैं आज डेट में कि हर आदमी घर का इस मिशन में लगा हुआ? जी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जब मैं छोटा था तो तभी से ही, जब से शायद मैं 7 या 8 साल का रहा हूँगा, उससे पहले हम अमेरिका भी रहे, क्योंकि जब ये विचार आया तो पैसा तो था नहीं कुछ भी। मैंने आपको हम एक गांव के रहने वाले हैं। मेरे दादाजी होली लिखते थे और उनकी एक 2 पंक्तियां मेरे को बहुत घर करी। उन्होंने लिखा कि पूत सपूत तो क्यों धन जोड़े और पूत कपूत तो क्यों धन जोड़े। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को अंदर बैठी कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। तो जब अमेरिका भी थे, हमारा ग्रीन कार्ड हुआ, सब छोड़ छाड़ कर वापस भारत आ गए, तब से जब हमने इस पूरे विचार में लीन रहे, 3 चीज़ मेरे को पर्सनली समझ में आई कि जो ये भारत का पूरा ज्ञान परंपराएं थी, ये 3 मेन धुरियों पर अगर हम समझें। पहला स्वाध्याय, कि आप खुद को समझिए, खुद को समझने का प्रयास कीजिए। पूरा का पूरा वेस्टर्न सोसाइटी बाहर समझने के लिए गया, वो उन्होंने समझना चाहा बाहर के मैटर को, हमारे ऋषियों ने समझना चाहा अंदर को। तो स्वाध्याय। दूसरा सेवा, आप जो भी कीजिए वो एक सेवा के तौर पे कीजिए। और तीसरा समर्पण, कि समर्पित होकर कीजिएगा, या तो अपने परिवार को समर्पित होकर कीजिएगा, किसी को भी जो जिसको भी आप मानते हैं। जो आपकी वाइफ काजल है साउथ अफ्रीका से हैं, तो ये कैसे 2 परिवारों का मिलन हुआ, क्योंकि वो जीवा में काम करते थे, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नहीं, हमारा तो जीवन में, मैंने बोला है ना, हर चीज़ आयुर्वेद की देन है। तो ये भी आयुर्वेद की ही देन थी। 19 साल के जब वो थी तो वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, उनको आयुर्वेद में रुचि था। तो 2005 में वो आए इंडिया में, वो उनकी दोनों सिस्टर्स और उनकी 2 मासियाँ। तो उन्होंने हमारे साथ आयुर्वेद का कोर्स पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया। उनको समझ में आया भाई आयुर्वेद वाकई में चीज़ तो है, प्रैक्टिस करने वाली, फॉलो करने वाली। जब वो वापस गए तो उन्होंने
जीवा को साउथ अफ्रीका में शुरू किया। तो डॉक्टर चौहान गए वहाँ पे, लेक्चर सेमिनार्स, हमने वहाँ पे क्लिनिक शुरू किया, चिकित्सा शुरू करी। तो इस तरीके से उनका रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आयुर्वेद में बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे परिवारों में भी एक समन्वय बैठा, और खासकर के लिए आयुर्वेद को लेकर एक सभी में एक रुझान था, भारतीय संस्कृति को लेकर, आयुर्वेद को लेकर। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका से वो डोली चली। हम एक न्यूज़ चैनल है भारत 24, हम कहते हैं कि जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24, वही सिद्धांत जीवा का भी है, जहाँ तक भारत है वहाँ तक जीवा देखा जा रहा है। अब जो जीवा की सेहत की बात है, जिसकी शुरुआत बहुत सालों पहले हुई है, जो संवाद डॉक्टर प्रताप चौहान करते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सेहत की बात, ये फाउंडेशन आप लोगों ने रखी है और बहुत ब्यूटीफुली रखी है। अब इसका आपने प्रारूप और बढ़ाया है। तो ये जो न्यूज़ चैनल हैं, आपकी ओवरऑल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आज भी आप बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं? क्या आपका अनुभव रहा है न्यूज़ चैनल्स के साथ? नहीं, देखिए न्यूज़ चैनल को, और कारण है न्यूज़ चैनल क्यों, क्योंकि न्यूज़ चैनल को आदमी थोड़े सीरियसनेस के साथ देखता है ना। न्यूज़ चैनल एक ऐसा माध्यम है जिस पर लोग ये विश्वास करते हैं कि यहाँ से मेरे को सही, क्रेडिबल और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। न्यूज़ चैनल्स भी जब कुछ दिखाते हैं तो वो उसको पहले वेट करते हैं कि जो आ रहा है उनके चैनल पर, जो चल रहा है, क्या वो सही है या नहीं। तो इस कारण से न्यूज़ पर हम रहे। बहरहाल मेरे जो आपसे जाते थे एक ही सवाल आखिरी का ये है, आने वाले 5 साल जीवा के कहाँ हैं? ये आपके जो प्रोसेस है बिल्ड करने का, आयुर्वेदा नेशन जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा नेक काम है, और इसमें आई एम श्योर गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। आप क्या देखते हैं जीवा के नेक्स्ट 5 साल अब? नहीं, तो आई थिंक इसका जो फंडामेंटल समझना इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ के लिए आगे स्वास्थ्य एक फंडामेंटल पिलर होने वाला है। मेरे ख्याल से कोविड ने ये सबको समझा दिया है। तो स्वास्थ्य आएगा आयुर्वेद से, आयुर्वेद प्रदान करेगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रदान करेगा एक सक्षम इकोनॉमी, और वो प्रोवाइड करेगा एक प्रॉस्पेरस यानी कि एक संपन्न समाज। ये जर्नी है। जीवा का जो रोल इसमें रहा है, जैसे आपने बोला कि भारत में हमने काफ़ी काम करा है पिछले 20 साल में, 25 साल में, बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक। मतलब आप मानिएगा ऐसे ऐसे गांव जिसमें 10,000 की जनसंख्या है, जिसमें 8,000 की जनसंख्या है, वहाँ पर हम अपने सर्विसेज और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आगे जाकर हम अभी इंटरनेशनल, ग्लोबली आयुर्वेद की मान्यता कैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर पे ले जा पाएँ, इसका सरकार के साथ भी काम है, रिसर्च में भी काम है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी काम है। आज हम तकरीबन 8 से 10 देशों में आयुर्वेद की सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी हम बहुत ही जल्दी, आपको अनाउंसमेंट आएगा, वी आर ओपनिंग अप अनदर सेंटर आउटसाइड इंडिया। हमारा पहला चिकित्सा केंद्र भारत के बाहर आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो उद्देश्य यही है कि हम आयुर्वेद को कैसे विश्व का चिकित्सा शास्त्र ऑफ चॉइस बाय डिफॉल्ट बना पाए। थैंक यू वेरी मच मधु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम विद अस। थैंक यू, नमस्कार।